Hello students of class 12th. Now the next topic is moving coil galvanometer. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद गैल्वेनोमीटर को अमीटर में, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? इट इज़ एन ईजी एंड सेंसिटिव डिवाइस टू डिटेक्ट एंड मेजर इलेक्ट्रिक करंट। फीबल इलेक्ट्रिक करंट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक बहुत सेंसिटिव और बहुत सिंपल सी डिवाइस होती है जो बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर या डिटेक्ट करने के काम आती है। उसको डिटेक्ट भी करती है कि वेदर द करंट इज फ्लोइंग और नॉट, और कितना कर रहा है वो भी वो डिटेक्ट कर सकती है। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इसका प्रिंसिपल देखिए। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। ठीक, अब देखिए क्या बोला गया है। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि ये इस फैक्ट पर डिपेंड करता है कि किसी करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो एक टॉर्क का अनुभव करती है जो उसको रोटेट करता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं इसको। इससे लास्ट वाला वीडियो ध्यान से दिखेगा, टॉर्क के बारे में समझाया गया है। और वो टॉर्क कितना बल लगेगा, कितना फोर्स उसमें लग करके उसको ट्विस्ट करने का प्रयास करेगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है। ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। पहला देखते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका कंस्ट्रक्शन मैंने हेडिंग डाल के छोड़ रखा है, ये आपको लिखना है। जो मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा वो आपको लिखना है। बुक की भी हेल्प आप ले सकते हैं उसमें। देखिए कंस्ट्रक्शन, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक ये हमारी एक सॉफ्ट आयरन कोर अंदर ये लगी हुई है। इस आयरन कोर के बाहर कॉपर वायर वाउंड किया हुआ है, कॉइल ऑफ कॉपर वायर। ये कॉपर वायर लपेट करके बनाया हुआ है। एक फ्रेम के अंदर इसको हम लगा देते हैं। बाहर से स्ट्रॉन्ग रेडियल बनाने का कारण पिछली बार भी मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं बिकॉज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें मैक्सिमम फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम टॉर्क जनरेट हो सके, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क मिल सके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट हो सके। इसलिए हम रेडियल बनाते हैं। इसके लिए हॉर्स शू मैग्नेट लगा सकते हैं और सेमी सर्कुलर मैग्नेट्स को लगाया जा सकता है। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद एक यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी हुई होती है, ये टर्मिनल 2 बना रखा है। इस टर्मिनल 2 को हम जोड़ने के लिए एक टर्मिनल वहाँ जुड़ेगा ना, हम सर्किट से जहाँ भी हमको चेक करना है गैल्वेनोमीटर, ये पॉजिटिव से और नेगेटिव से इस प्रकार से हम इसको करते हैं। तो ये टर्मिनल 2 है, स्प्रिंग के साथ इसको जोड़ दिया गया है। सभी के बारे में बताया जाएगा अभी कैसे ये होता है। ये मिरर है, कॉन्केव मिरर इसमें लगाया जाता है। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है। अब फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप क्यों लगाई जाती है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंसाइल होती है, मतलब कि ये मजबूत होती है, बहुत ज़्यादा टूटती नहीं है आसानी से, तो इसलिए इसको लगाया जाता है। जैसे टॉर्क जनरेट होगा, ये रोटेट करने लगेगी तो इसमें टेंशन क्रिएट होगा तो ये उसको सहन कर सके। एक ये टॉर्शन हेड है, टॉर्शन माने घूमने वाला, ये घूमता है यहाँ पर घूमता है। और जो दूसरी वायर यहाँ से निकल गई इसको टर्मिनल 1 से जोड़ने के लिए यहाँ जोड़ दिया जाता है। इसके साथ एक निडल जोड़ दी जाती है, ऐसे करके निडल, और उसके आगे एक स्केल होता है ताकि हम उसको देख सकें। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग हमने बता रखी है। देखो क्या होता है कि जैसे ही हम इसको करंट इसमें फ्लो कराते हैं ये कॉइल के साथ, तो इस करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रख रखा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसमें एक टॉर्क जनरेट होता है, वो टॉर्क उसको घुमाता है। जैसे ही वो टॉर्क घूमेगी तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप इसके साथ लगी हुई है ये भी घूमेगी। टॉर्शन हेड है, इसके साथ निडल लगी हुई होगी, वो भी घूमेगी। करंट की डायरेक्शन पे निर्भर करता है, वो भी ऐसे घूमती है इस प्रकार से, इधर और इधर, इस तरीके से ये घूमती है। जिस तरह करंट की जो डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसमें लगने वाले फोर्स को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए अब क्या होगा कि यहाँ से 0 पर हुआ, फर्स्ट में डिफ्लेक्शन 0 होता है। जैसे ही उसमें करंट हमने फ्लो कराई, बाय द वे ये इतना घुमा यहाँ। अब जैसे ही हम करंट सप्लाई को बंद कर देंगे, करंट सप्लाई बंद होगी तो इसने यहीं रुक जाना चाहिए। तो आना तो इसको यहाँ है ना 0 पे, तो इसको कौन लेके आता है? ये स्प्रिंग जो नीचे लगी हुई है, ये स्प्रिंग इसको 0 पे लेके आती है। ठीक, तो यहाँ से फिर दोनों डायरेक्शन में करंट के फ्लो की डायरेक्शन के जिसके अकॉर्डिंग आपने T1 कहाँ जोड़ रखा है उस पर निर्भर करेगा, तो वो उसको वैसे ही वापस लेके आती है। अब ये क्या होता है कि इसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। डिफ्लेक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो डिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, अभी आपको समझाया जाएगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, कितना ज़्यादा करंट
तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन होता है, या डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यही हमको इसमें प्रूफ करना है, चेक करना है। देखिए मैंने लिख रखा होगा, इसको आप पॉज करके जूम देख सकते हैं। वर्किंग, लेट अ कॉइल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कैरिंग करंट आई एंड लाइंग इन द मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसमें, बी होगा। देन द इंस्टेंटेनियस टॉर्क, जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क उसमें लगता है वो क्या होता है, आई करंट वाला एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला और मैग्नेटिक फील्ड में बी में रखा हुआ एक अगर कॉइल है तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, टाउ इज इक्वल टू एन ए बी साइन थीटा। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा है। अब हम एंगल ऑफ जो डिफ्लेक्शन है उसको फाई मानते हैं, ट्विस्ट भी कह सकते हैं। लेट फाई इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक हो गया। प्रोड्यूस्ड एंड के इज द रिस्टोरिंग फोर्स। अब अगर इसमें ट्विस्ट होगा, ऐसे ट्विस्ट आया तो कोई एक फोर्स कार्य करेगा ना उसमें, जो उसको वहीं पर लाने का प्रयास करेगा उस स्प्रिंग की वजह से। तो के जो है वो क्या है, के जो है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट है, पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है। जितना ट्विस्ट की रेट होगा उसके हिसाब से टू द रिस्टोरिंग फोर्स। अब आप देखो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, जितने ट्विस्ट होंगे, जितना एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, जितना दूर तक वो ट्विस्ट हुआ होगा, मल्टीप्लाइड बाय रिस्टोरिंग फोर्स, इतना टोटल फोर्स क्रिएट करेगा ना उसमें। क्योंकि एक डिग्री का अगर एंगल होगा इंटू के, तो वो के बराबर होगा। 5 डिग्री का एंगल होगा तो 5 इंटू के नहीं होगा वो, तो टोटल फोर्स इतना आएगा आपका। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, जितना टॉर्क लगेगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, ठीक हो गया। तो इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ये टॉर्क है एन ए बी साइन थीटा एंड एन आई ए साइन थीटा, सॉरी, ठीक हो गया। और आपका यहाँ से आ गया क्या नाम कहते हैं, बी नहीं है इसमें, बी नहीं लिखा ना मैंने, एन आई ए बी साइन थीटा। अब आप देखिए के क्या आ जाएगा इसमें, के फाई के बराबर आ गया। यहाँ से आई आप निकालोगे के फाई अपॉन एन ए बी साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये तो कांस्टेंट ही हुए, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हुए, एरिया उसका बराबर हुआ, एरिया उतना ही हुआ कॉइल का जितना है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बराबर हुआ, साइन 90, ये थीटा तो 90 डिग्री होता है, उसमें परपेंडिकुलर होता है ना रेडियल, उसके पिछले लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो के ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, समझ में आई बात। यानी कि या फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। व्हाट इज फाई, फाई इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ट्विस्ट कितना होगा, जितना ज्यादा करंट उसमें फ्लो करे। अब इसके बाद इसमें दो बातें और होती हैं, एक करंट सेंसिटिविटी, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। जब यूनिट करंट, इकाई करंट कहते हैं, जैसे 1 एम्पियर कह दिया, 1 एम्पियर का करंट या 1 मिली एम्पियर का करंट अगर उसमें से फ्लो कर रहा है तो उस समय उसमें कितना डिफ्लेक्शन हुआ उसको करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है। करंट के प्रति कितना सेंसिटिव है, तो जो डिफ्लेक्शन है अपॉन आई, उसका जो रेशियो निकालेंगे उसको बोलेंगे। तो सिंपली जो हमारा फॉर्मूला था वहां से जो लास्ट में हमने फॉर्मूला डिटेक्ट किया था ना, दिस वन साइन थीटा तो साइन 90 होता है, इसको हटा देंगे हम। यहाँ से आप फाई अपॉन आई निकाल दीजिए, तो क्या आएगा, एन ए बी ऊपर गया अपॉन के आ गया, नहीं आया, तो यहाँ से निकल गया एन ए बी अपॉन के। इसी तरीके से इसमें एक चीज़ और लिखी है मैंने, इसको रेड पेन से लिख रखा है, देखिए ताकि आपका ध्यान जाए। द रिवर्स ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट। कभी कभार पूछा जाता है एक आध नंबर में, रिवर्स ऑफ करंट सेंसिटिविटी, फाई अपॉन आई करंट सेंसिटिविटी है तो आई अपॉन फाई हो गया हो, उसको हम फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक। दूसरा आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। The voltage sensitivity of a galvanometer is defined as the deflection produced in the galvanometer when unit voltage is applied across the coil। यहाँ पर यूनिट करंट था, यहाँ पर यूनिट वोल्टेज, यहाँ पर फाई अपॉन आई था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन वी, इतना ही है। अब बाय ओम्स लॉ आप जानते हो, वी इज इक्वल टू आई आर। दोनों को फाई को दोनों तरफ से डिवाइड कर दो, फाई अपॉन वी तो फाई अपॉन आई आर। फाई अपॉन आई को अलग कर दीजिए, ये तो हमको चाहिए ही, फाई अपॉन वी, 1 अपॉन आर अलग हो गया। फाई अपॉन आई की वैल्यू यहाँ से प्लांट कर दीजिए, एन ए बी अपॉन के, एन ए बी अपॉन के हो गया, आर बी डिनोमिनेटर में था, मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये आपका टोटल जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। मैंने ट्राई किया कि कम टाइम में आपको अच्छे से इसको डिटेल में समझाया जा सके। अब नेक्स्ट जो पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर होगा, वर्किंग प्रिंसिपल सब यही होता है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, उसको समझा देंगे। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा।